क्या यूएसए ईरान में फंसने वाला है? सब लोग कहते हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ऑल अमेरिका है जिसने इराक में सद्दाम हुसैन को मारा था, अफगानिस्तान में जाके इन्वेड किया। तो लॉजिकली देखो तो लोगों को लगता है कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान को डिफीट करना उसका बाएं हाथ का खेल है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो अगर अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स कहते थे तो ये उससे एक कदम और आगे है, बस हम लोगों को पता नहीं है। ईरान दुनिया के सबसे पुराने सरवाइव करने वाले देशों में से एक है। अगर तुम पिछले 500 सालों का इतिहास उठाओगे, मैप्स देखोगे तो ईरान की बॉर्डर्स बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। वो भी तब जब रोमन्स, अरब्स, मंगोल्स, टर्क्स, रशियंस, ग्रेट ब्रिटेन सब ने कोशिश करी इसको हथियाने की। तो सवाल यह है कि ईरान में ऐसा क्या है जो इस कंट्री को कब्जा करने के लिए इतना डिफिकल्ट बना देता है। सबसे पहले ईरान दुनिया के क्रॉस रोड्स पर बैठा हुआ है। ये एक ऐसा कंट्री है जो इनडायरेक्टली यूरोप, अफ्रीका और एशिया को आपस में कनेक्ट करता है। इसलिए ईरान पर सब कोई कंट्रोल चाहता है। लेकिन रियलिटी यह है कि ईरान को कब्जा करना अमेरिका के लिए वो गले की हड्डी बन सकता है जो आने वाले टाइम पे अमेरिका के पतन का कारण भी बनेगा। और जब आप ईरान के मिलिट्री टैक्टिक्स को ईरान के माउंटेन्स, डेजर्ट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैप के साथ जोड़ के देखोगे तो समझ जाओगे कि दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री भी ईरान पर अटैक करने से पहले 10 बार क्यों सोचती है। और आज इस एपिसोड में इस टॉपिक को डीप में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब आप ईरान के मिलिट्री टैक्टिक्स को ईरान के माउंटेन्स, डेजर्ट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन सभी को मिला करके देखोगे तो समझ जाओगे कि दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री ईरान के ऊपर अटैक करने से भी पहले 10 बार क्यों सोचती है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। जब हम ईरान को इन्वेड करने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एयर स्ट्राइक्स या बॉम्बिंग करना नहीं होता। अमेरिका बॉम्बिंग करके ईरान के मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कारपेट बॉम्बिंग करके कई सिटीज और बेसिस को गाजा जैसे फ्लैट बना सकता है। लेकिन रियल कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है ग्राउंड ट्रूप्स भेज करके टेरिटरी ऑक्युपाई करना और रेजिम चेंज करना। और यही वो पॉइंट है जहां पर बड़े से बड़े मिलिट्री पावर्स के पसीने छूटने लगते हैं। क्योंकि ईरान के वेस्ट साइड पर है जैग्रोस माउंटेन्स। ये माउंटेन्स हजारों किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं, इराक के बॉर्डर से लेकर के साउदर्न ईरान तक। अब मिलिट्री टर्म्स में इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर कोई आर्मी ईरान को इन्वेड करने की कोशिश करे तो उसको सिर्फ फ्लैट ग्राउंड पर मार्च करना नहीं पड़ेगा, उसको लड़ना पड़ेगा माउंटेन्स के डिफिकल्ट टेरेन्स पे। और माउंटेन्स के वॉर का मतलब होता है कि टैंक स्लो हो जाएंगे, सप्लाई लाइंस टूट जाएंगी और सोल्जर्स वल्नरेबल हो जाते हैं। इसको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। 1980 में जब इराक ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उनका प्लान बहुत सिंपल था। ईरान के ऑयल रिच खुजेस्तान रीजन को कैप्चर करना और फिर धीरे धीरे सेंट्रल ईरान की तरफ बढ़ना। उन्हें लगा था कि वॉर कुछ ही महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैग्रोस माउंटेन्स क्रॉस करना बिल्कुल आसान नहीं था। 2 साल तक इराकी आर्मी वहीं पर फंसी रही। आखिर में ईरान ने काउंटर अटैक किया और इवेंचुअली ईरान ने इराकी फोर्सेस को वापस धकेल दिया और ईरान इराक के अंदर घुस गया। लेकिन फिर सप्लाई चेन के इश्यूज आ गए क्योंकि ईरानियन डिपो माउंटेन्स के दूसरे साइड पर थे। इसलिए 8 साल वॉर चलने के बाद भी बहुत ज्यादा बॉर्डर में चेंजेस नहीं हुए। आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट को जानते हैं ईरान इराक वॉर के नाम से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ईरान के नॉर्थ में अल्बोर्ज माउंटेन्स भी हैं जो कैस्पियन सी के साथ स्ट्रेच करते हैं। और अगर कोई आर्मी समहाउ इन माउंटेन्स को क्रॉस भी कर ले तो उनको ईरान के एक डेडली डिजर्ट को फेस करना पड़ता है, दस्त ए लुत। ये दुनिया का सबसे एक्सट्रीम डिजर्ट्स में से एक माना जाता है। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर 70 डिग्री तक रिकॉर्ड हो चुका है। सो अब इमेजिन करो कि अगर कोई आर्मी ईरान को इन्वेड करने की कोशिश करे तो उसको सिर्फ दुश्मन को फेस नहीं करना, नेचर से भी फाइट करना पड़ेगा। और इसलिए हिस्टोरिकली ईरान को इन्वेड करना कभी भी ईजी नहीं रहा। लेकिन ईरान की स्ट्रेंथ सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है। पिछले 40 सालों में ईरान ने एक और पावरफुल स्ट्रेटेजी डेवलप की है और उस स्ट्रेटेजी का नाम है प्रॉक्सी वॉरफेयर। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन से। इस रेवोल्यूशन के बाद पावर में आता है आयतुल्ला अली खमीनी। शॉक लगेगा लेकिन 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिलेशंस काफी अच्छे थे। ईरान ने 1948 में इजराइल को रिकॉग्नाइज भी किया था। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ईरान सडनली अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक दुश्मन बन गया और यहीं से मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो गई। ईरान को पता था कि वो डायरेक्टली अमेरिका या इजराइल की मिलिट्री का सामना नहीं कर सकता, इसलिए ईरान ने डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट किया। आज मिडिल ईस्ट में ईरान के मल्टीपल प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं। लेबनान में हिजबुल्ला, फलस्तीन में हमास और यमन में हुतीस। इन ग्रुप्स को कलेक्टिवली बोला जाता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। इस स्ट्रेटजी का लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर ईरान पर अटैक होता है तो वॉर सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स के अंदर सीमित नहीं रहेगी। और आज वही होता हुआ दिख रहा है। वो इसी स्ट्रेटजी का रियल एग्जांपल है कि इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्ला एक्टिव है, रेड सी में शिप्स पर अटैक हो रहे हैं और गल्फ रीजन में मिलिट्री टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ईरान पर अटैक करना सिर्फ एक कंट्री पर वॉर नहीं होगा, वो बन सकता है मल्टी फ्रंट रीजनल वॉर। क्योंकि ईरान को अटैक करना सिर्फ तेहरान को टारगेट करना नहीं, वो पूरे मिडिल ईस्ट को इग्नाइट कर सकता है। ईरान की स्ट्रेटजी सिर्फ प्रॉक्सीज तक लिमिटेड नहीं है।
पिछले कुछ सालों में ईरान ने एग्रेसिव इन्वेस्ट किया है मिसाइल्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में। आज ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बढ़िया बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। कई मिलिट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो ईरान की मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है उसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक की है। इसका मतलब सिंपल है कि ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स की रेंज में आते हैं इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश और उनमें यूएस के मिलिट्री बेसिस। और रिसेंट वॉर में ईरान ने ऑलरेडी गल्फ रीजन में कई मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक भी किए हैं। दुबई के फेमस होटल, रिजॉर्ट, अमेजोन का डेटा सेंटर, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस सभी पर अटैक हुए हैं। लेकिन ईरान की रियल इनोवेशन सिर्फ मिसाइल्स नहीं है, रियल इनोवेशन है चीप ड्रोन वॉरफेयर। तुमने शहीद ड्रोन्स का नाम सुना होगा। एक शहीद ड्रोन की कॉस्ट रफली 20 से 30 हजार डॉलर्स के आसपास होती है। लेकिन आयरनी देखो, कभी कभी एक ड्रोन को शूट करने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसकी मिसाइल की कॉस्ट कई मिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है। इसका मतलब कि ईरान एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है जहां वो एनिमी को इकोनॉमिक एग्जॉस्ट करता है। अगर लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट में ईरान कई सौ ड्रोन्स एक साथ डिप्लॉय करता है तो कई बार एयर डिफेंस सिस्टम उन सबको एक साथ रोक नहीं पाता। और इस कॉन्सेप्ट को मिलिट्री लैंग्वेज में बोला जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अभी एक चाइनीज जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट की वीडियो भी काफी वायरल है। तो उस वीडियो में वो क्लेम करता है कि ईरान पिछले 20 से 30 सालों से स्पेशली अमेरिका के साथ इसी पॉसिबल वॉर की प्रिपरेशन कर रहा था। और उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल है कि लंबी वॉर चले, इकोनॉमिक एग्जॉशन हो जाए, पूरे गल्फ रीजन में एस्केलेट हो जाए। और ईरान या उनके चाहने वालों ने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी जिसमें हर दिन अमेरिका का कितना लॉस या कितना खर्चा हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, जिससे अमेरिका की जनता यूएसए की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए कि इन सब खर्चों की क्या जरूरत है। जैसे अभी तक यूएसए का $3 बिलियन के अराउंड का एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ऐसे नैरेटिव वॉरफेयर भी ईरान यूएसए के अगेंस्ट खेल रहा है। ये सब मिल करके एक स्लो बर्न वॉरफेयर क्रिएट करता है और इससे हो सकता है कि फ्यूचर हिस्टोरियंस लिखें कि ईरान यूएसए के लंबे वॉर चलने की वजह से यूएसए का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो ईरान को जियोपॉलिटिकली एक्सट्रीमली पावरफुल बना देता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वर्ल्ड मैप में अगर आप गल्फ रीजन देखो तो पर्शियन गल्फ के बाहर निकलते ही एक मेजर सी रूट है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी पासेज है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई पास होता है और ग्लोबल नेचुरल गैस ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा, मतलब रफली हर 5 में से एक ऑयल टैंकर इसी रूट से गुजरता है। और इस वजह से ईरान के पास एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक लेवरेज है। और जब अभी रिसेंट वॉर चल रही है तो उसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से स्काई रॉकेट होंगी और इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इंपैक्ट पड़ेगा यूरोप की एनर्जी सप्लाई पर, एशिया में स्पेशली इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पर और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर। तो जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ जोड़ करके देखते हो तो ईरान की माउंटेन जियोग्राफी, उसके एक्सट्रीम डेजर्ट्स, मिडिल ईस्ट में उसका प्रॉक्सी नेटवर्क और उसकी मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर स्ट्रेटजी, तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि ईरान एक सिर्फ कंट्री नहीं है, ईरान एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। इसलिए ईरान को इन्वेड करना इराक या अफगानिस्तान जैसा सिंपल नहीं रहेगा यूएसए के लिए। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब रहा और मिडिल ईस्ट में मल्टीपल फ्रंट्स ओपन हो गए तो ये वॉर पूरे गल्फ में फैल जाएगी और ये बन सकती है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसलिए हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग लेसन देती है कि कभी कभी वॉर्स जीतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वॉर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर हमें हिस्ट्री ने कुछ सिखाया है तो वो ये है कि सुपर पावर्स अक्सर वॉर स्टार्ट तो कर देती हैं, लेकिन कभी कभी वही वॉर ही सुपर पावर का फ्यूचर भी डिसाइड करती हैं।